बिहार पुलिस का जो मामला है आयरन का, ये पूछा हुआ प्रश्न है, ये पूछा हुआ प्रश्न है दोस्त मेरे। अगर आप दिए होंगे एग्जाम तो आपको पता होगा, लेकिन अलग अलग सिटिंग में अलग अलग क्वेश्चन था। तो ये नहीं कहिए कल हम देख रहे थे, कल हम क्लास तो नहीं ले पाए थे, लेकिन कमेंट बॉक्स की भरमार देख रहे थे कि बाप रे सर ये क्या पढ़ा रहे हैं, ये तो कभी पूछवे नहीं किया, सर ये क्या पढ़ा रहे हैं, ये तो कभी पूछवे नहीं किया, हमरा में नहीं था, वो कहता हमरा में नहीं था। यही तो खेला हो गया दोस्त मेरे, यही तो खेला हो गया। वो कहता है हमरा में नहीं था, वो कहता है हमरा में था, वो कहता हूँ बहु हमरा में था, वो कहता एकदम एको को हमरा में नहीं था। एक मतलब दोस्त मेरे मामला खेला में फंस गया और अब सब सेटर अपना अपना धंधा बदल लो, दूसर धंधा कर लो, क्योंकि अभी सेटिंग का धंधा नहीं चलने वाला है बिहार में, क्योंकि अब बिहार में क्वेश्चन पूछने के तरीके को बदल दिया गया। जो पढ़ेगा वही नौकरी प्राप्त करेगा। आयरन का परमाणु प्रतीक है, आयरन किसका का परमाणु प्रतीक क्या है? लोहा। ये क्वेश्चन पूछा है, आयरन का परमाणु प्रतीक है Fe। अगर तुमको पूछेगा, सबका परमाणु प्रतीक तुम याद कर लेना, हम तुमको कुछ लिख देते हैं। अगर पूछा फॉर्मूला से पूछा तब बुझा चूना पूछेगा, या बुझा चूना नहीं पूछेगा तो इसको हम लोग स्लैग्ड लाइम के नाम से भी जानते हैं, स्लैग्ड लाइम के नाम से जानते हैं। अगर पूछा तो मान लो अगर सूत्र पूछ रहा है तो CaOH हॉल 2 कहते हैं इसको। उसके बाद कहते हैं अनबुझा चूना, अनबुझा चूना, अनबुझा चूना, अनबुझा चूना को हम लोग क्विक लाइम के नाम से जानते हैं, क्विक लाइम के नाम से जानते हैं। इसका फॉर्मूला होता है CaO। अगर पूछा तो, और अगर 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 अरे जल्दी बता दो वो। अगर हम इधर चलते हैं दोस्त मेरे, क्या कह रहा है, सबके सिटिंग का अलग अलग मामला था चला, इसलिए एकदम ये बात आप जान लो, हर आदमी के सिटिंग में अलग अलग क्वेश्चंस था, किसमें क्या आया, जो सिटिंग मिला है उसके आधार पे हम लोग सेट करवाएंगे। कहते हैं गौर फरमाइएगा, गौर फरमाइएगा दोस्त मेरे। कोई है? पानी लाओ। लक्ष्मण, हेलो हेलो हेलो। कहते हैं बुझा चुना या स्लैग लाइम, अनबुझा चुना या क्विक लाइम, दैट इज CaO। और अगर हम बात करें जिप्सम की, जिप्सम की अगर हम बात करें, जिप्सम की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है CaSO4 × 2H2O। और अगर हम प्लास्टर ऑफ पेरिस के फॉर्मूले की बात करें तो CaSO4 × 5H2O, CaSO4 × 5H2O। और अगर हम बेकिंग सोडा की बात करें, अगर हम बेकिंग सोडा की बात करें तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3। और अगर हम वॉशिंग सोडा की बात करें, अगर हम वॉशिंग सोडा की बात करें तो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3, Na2CO3। एक लड़की कहती है कि आपके क्लास में जितना स्टूडेंट लाइव रहता है उतना किसी के क्लास में नहीं रहता है सर, बिहार पुलिस बैच में। वाह क्या बात है। कहते हैं देखो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला NaHCO3, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3, जिप्सम का फॉर्मूला होता है दोस्त मेरे CaSO4 × 2H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 × 5H2O, बुझा चुना या स्लैग लाइम CaOH हॉल 2, अनबुझा चुना या क्विक लाइम CaO। जल्दी से लिख लो, अगर पूछेगा फॉर्मूला तो यहां से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर पूछेगा तो यहां से पूछ सकता है। जल्दी लिख, बुझा एकदम नॉर्मल क्वेश्चन पूछा है एक सिटिंग में, आयरन का परमाणु प्रतीक क्या है? आयरन। आयरन सबको पता है, सोडियम का Na होता है, हीलियम का He होता है, केकरा नहीं पता है, सबको पता है दोस्त मेरे। अगले में अगर हम चलते हैं, जो पूछा है ये जो पूछा है अलग अलग सेटिंग में उसका वो क्वेश्चन है। क्या कहता है देखो, कहता है डैश ने कोशिका स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य का नाम दिया था J.E. पुरकिंजे ने। पुरकिंजे ने क्या किया था? कोशिका स्थित तरल जीवित पदार्थ को जीव द्रव्य का नाम दिया था। किसने दिया था? J.E. पुरकिंजे ने। कहता है हरे पत्तियां भोजन पदार्थ को किस रूप में संग्रहित करते हैं? देखो चलाइए, हम एनसीईआरटी का लाइन था, हम पढ़ाए भी थे आपको, और जो लोग रेगुलर क्लास किए होंगे उसकी क्वेश्चन हम पढ़ाए थे आपको ग्लाइकोजेन के रूप में और स्टार्च के रूप में। देखो जंतु भोजन संग्रह,
जंतु जो है वो भोजन संग्रह करता है, जंतु भोजन संग्रह करता है, जंतु भोजन का संग्रह करता है किसके रूप में? ग्लाइकोजेन के रूप में, ग्लाइकोजेन के रूप में जंतु भोजन संग्रह करता है ग्लाइकोजेन के रूप में। एनसीईआरटी का ये लाइन है और हम पढ़ाई भी थे और ये क्वेश्चन डायरेक्ट आया है। पादप भोजन संग्रह, अब जो लोग चला अब हमको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि हम पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे, आप पीछे पलट के वीडियो देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। कहते हैं पादप भोजन संग्रह करते हैं, पादप भोजन संग्रह करते हैं स्टार्च के रूप में। हम लोग जो भूख लगने पर क्या खाते हैं दोस्त मेरे? भूख लगने पर खाते क्या है? भूख लगने पर खाते हैं क्या? ग्लाइकोजेन। जब भूख लगता है और नहीं रहता हमारे पेट में भोजन तो हम लोग क्या खाते हैं दोस्त मेरे? ग्लाइकोजेन खाते हैं। जंतु में भोजन संग्रह ग्लाइकोजेन के रूप में, पादप में भोजन संग्रह स्टार्च के रूप में। बताओ जल्दी से। कहते हैं जंतु में भोजन संग्रह ग्लाइकोजेन के रूप में, भूख लगने पर खाते हैं, और कहते हैं ग्लाइको अगर आपके पेट में कोई खाना नहीं है तो हम ग्लाइकोजेन को ही खाना शुरू कर देते हैं। पादप में भोजन संग्रह स्टार्च के रूप में। ये क्वेश्चन हम पिछले बार भी बता चुके हैं और ये आया भी है। जल्दी से देख लो, अब कोई चोरी चकारी नहीं, अब पढ़ना पड़ेगा। बहुत बढ़िया चला। अब जो है जो बच्चा ईमानदारी से पढ़ेगा उसी को नौकरी होना है। बता आंसर। जंतु में भोजन संग्रह ग्लाइकोजेन, भूख लगने पर खाते हैं। पादप में भोजन संग्रह स्टार्च के रूप में, पादप में भोजन संग्रह किसके रूप में? स्टार्च के रूप में होता है। कहता हरी पत्तियों में भोजन पदार्थ किस रूप में संग्रहित होता है? स्टार्च के रूप में संग्रहित होता है। अगला जल्दी लिख लो, नेक्स्ट लाइन। ये सब जो ऊपर में लिखा हुआ ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। कहता है लगभग सभी में कौन सा अनुपस्थित होता है? तारक काय। तारक काय लगभग सभी में अनुपस्थित रहता है। तारक काय जो है चला लगभग सभी में अनुपस्थित रहने वाला है, लगभग सभी में अनुपस्थित रहा। विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर पूछ दिया था चला कल। उसके बाद कहता है प्लाज्मोडियम, कल ही भी पूछा था, पावर हाउस किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। अगला कहता है प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का जनन होता है? बहुविभाजन होता है, बहुविखंडन होता है, बहुविखंडन। प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का विखंडन होता है? बहुविखंडन। एगो चीज और ध्यान रखिएगा, मलेरिया के बारे में हम बोले भी थे और क्वेश्चन पूछता भी है। मलेरिया की अगर हम बात करें, मलेरिया इसका वाहक जो है, इसका वाहक जो है ये मादा एनोफ्लीज है, ये मादा एनोफ्लीज है, मादा एनोफ्लीज है। और इसका जो कारक है, इसका जो कारक है दोस्त मेरे, इसका वाहक और इसका जो कारक है वो दोस्त मेरे क्या है? प्लाज्मोडियम है, वो प्लाज्मोडियम है। वाहक जो है वो मादा एनोफ्लीज है और कारक जो है वो प्लाज्मोडियम है। जल्दी से देख लो, मादा एनोफ्लीज वाहक हो गया, कारक जो है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम में क्या होता है? बहुविखंडन होता है। हो गया। अब देख लो, कहते हैं मलेरिया वाहक मादा एनोफ्लीज, कारक प्लाज्मोडियम, वाहक मादा एनोफ्लीज, कारक प्लाज्मोडियम, वाहक मादा एनोफ्लीज और कारक प्लाज्मोडियम। जल्दी अभी चला, देखो कट ऑफ अभी फिक्स नहीं कर सकते हैं क्योंकि अभी चला सारा सिटिंग का एग्जाम होना बाकी है। अब आगे का क्या स्टैंडर्ड होता है, आगे क्या होता है, उस पर भी कट ऑफ निर्भर करेगा। मलेरिया मादा एनोफ्लीज, कारक प्लाज्मोडियम, अगर ऐसा ही एग्जाम रहा तो 60 से 65 से ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा। वह जहां शुक्राणु का अंड से सामना होता है उसे क्या कहते हैं? डिंब वाहिनी। शुक्राणु का अंडे से जहां सामना होता है उसको क्या कहते हैं? डिंब वाहिनी। हम बोले थे गतिशील कौन होता है? शुक्राणु। गतिशील कौन होता है दोस्त मेरे? शुक्राणु। गतिशील कौन होता है? शुक्राणु। डैश मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र कौन है? मस्तिष्क है। मस्तिष्क जो है मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है और इसका जो वजन है शरीर के वजन का 2% होता है। इसका वजन शरीर के वजन का 2% होता है। इसका वजन शरीर के वजन का 2% होता है। इसका वजन शरीर के वजन का 2% होता है। मुख्य समन्वय केंद्र जहां से पूरा मस्तिष्क जो है कंट्रोल होता है वो कौन है? एकदम सबको पता है मस्तिष्क है। मस्तिष्क ही ना मुख्य समन्वय केंद्र है जहां से पूरा मस्तिष्क पूरा शरीर कंट्रोल होता है।
अब देखो इसका वजन शरीर के वजन का कितना परसेंट होता है दोस्त मेरे? 2% होता है इसका वजन। अगर हम बात करें शरीर के वजन का क्या होता है? 2%। एक चीज और ध्यान रखना, न्यूरॉन 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 तंत्रिका तंत्र की सूक्ष्मतम इकाई, तंत्रिका तंत्र की सूक्ष्मतम इकाई को कहते हैं न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र की सूक्ष्मतम इकाई को कहते हैं न्यूरॉन। और किडनी की सूक्ष्मतम इकाई को कहते हैं, किडनी की सूक्ष्मतम इकाई को कहते हैं नेफ्रॉन। किडनी की सूक्ष्मतम इकाई को कहते हैं नेफ्रॉन। तंत्रिका तंत्र की सूक्ष्मतम इकाई को न्यूरॉन कहते हैं, किडनी की सूक्ष्मतम इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। जल्दी से लिख लो, तंत्रिका तंत्र की सूक्ष्मतम इकाई न्यूरॉन और किडनी की सूक्ष्मतम इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त मेरे? नेफ्रॉन कहते हैं। जल्दी लिख। कहते हैं तंत्रिका तंत्र की सूक्ष्मतम इकाई को क्या कहते हैं? न्यूरॉन। किडनी की सूक्ष्मतम इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। तंत्रिका तंत्र की सूक्ष्मतम इकाई को न्यूरॉन, किडनी की सूक्ष्मतम इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। और मानव मस्तिष्क जो होता है शरीर का 2% होता है। एक अपसारी दर्पण, देख लो, चला यह क्वेश्चन पूछा है, हम तरह बता भी दिए थे कि दर्पण जो है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है अवतल दर्पण, और एक होता है दोस्त मेरे उत्तल दर्पण। एक होता है उत्तल दर्पण। और ये हमेशा ध्यान रखिएगा, अवतल दर्पण की अगर हम बात करें तो ये सभी किरणों को एक जगह केंद्रित करता है, इसलिए इसको हम लोग अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। इसको हम लोग अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। और उत्तल दर्पण को हम लोग अपसारी दर्पण भी कहते हैं, अपसारी दर्पण भी कहते हैं। और इसलिए कहते हैं, अभिसारी का मतलब कन्वर्जिंग होता है, यह सभी किरणों को एक जगह केंद्रित करता है, इसलिए इसको अभिसारी दर्पण कहते हैं। और ये अपसारी दर्पण की अगर हम बात करें तो ये सभी किरणों को जो है फैला देता है, ये सभी किरणों को फैलाने का काम करता है, इसलिए इसको अपसारी दर्पण के नाम से जानते हैं। ये चीज ध्यान रखना, रोड लैंप में और दूसरा साइड मिरर में, दूसरा साइड मिरर, गाड़ी का जो साइड मिरर होता है उसमें हम लोग उत्तल दर्पण का यूज करते हैं। अब बाद बाकी जितना है सब में अवतल दर्पण का दर्पण का यूज करते हैं। देख लो, रोड लैंप में और साइड मिरर में उत्तल दर्पण का, अब बाद बाकी सब में अवतल दर्पण। अपसारी दर्पण है एक उत्तल दर्पण। अपसारी दर्पण कौन है दोस्त मेरे? कल का क्वेश्चन है। प्लास्टर ऑफ पेरिस फॉर्मूला गलत बताए हैं, एक बार देख लीजिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला CaSO4 × 2 होता है रे, देख लो, तुम मिला लो, फॉर्मूला होता है CaSO4 × 12H2। अरे बाप रे बाप, प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 × 12H2, जिप्सम होता है CaSO4 × 2H2। तुम चेक कर लो दोस्त, यही फॉर्मूला होता है। यहां लिखते हैं एकदम क्लियरली, CaSO4 × 12H2O, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है, CaSO4 × 12H2O। अब देख लो, चला ये क्वेश्चन कल पूछा है। उत्तल दर्पण की अगर हम बात करें, अपसारी दर्पण उत्तल दर्पण है, डाइवर्जिंग मिरर, और इसका उपयोग रोड लैंप और साइड मिरर में करते हैं। अवतल दर्पण अभिसारी दर्पण है, और इसका बाद बाकी सभी जगह आंख, कान, नाक, दांत सबका डॉक्टर इसी का उपयोग करता है। अलग अलग जगह पर चला, अलग अलग क्वेश्चंस हैं एकदम, इसलिए ये नहीं कहो कि हमरा में ही था, हमरा में वो था, एकदम चला जो रिलेटेड। ये क्वेश्चन कल पूछा है, इससे रिलेटेड ये पूछ सकता है, तुमको यूज पूछेगा। उत्तल दर्पण अपसारी दर्पण रोड लैंप या साइड मिरर में, अवतल दर्पण अपसारी दर्पण बाद बाकी जगह पर जितना आंख, कान, नाक, दांत, नली का डॉक्टर, सोलर प्लेट में। हम गलत लिखे हैं, अरे चुट्टा कुछ शुरू हो जाता है क्या रे? CaSO4 × 12H2O ये हो गया रे तुम लोग को, तुम काट दो, चलो तुरा 2 लाख के इनाम दे देंगे। पीछे हो सकता है 2H2O लिखा गया होगा, लेकिन ये फॉर्मूला है, तुम काट दो तुरा 2 लाख के इनाम देंगे। अरे बाप रे बाप, 2 लाख। कितने लोग मानते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला सही है? 1 टाइप करें। कितने लोग मानते हैं गलत है? 2 टाइप करें। कितने लोग मानते हैं ये सही है? 1 टाइप करें। कुछ भी लिख देता है दोस्त, ऐसे नहीं करो चला। कितने लोग मानते हैं कि ये फॉर्मूला सही है? 1 टाइप करें। जो लोग मानते हैं गलत है 2 टाइप करें।
आप सही हैं गुरुजी, वेरी गुड, एकदम हम सही हैं। अब देखो चला एक चीज और बताते हैं तुमको, अगर तुमको नहीं पता चलता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। और अगर जिप्सम की बात करोगे, जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4, देख लो कमेंट बॉक्स में क्या लिखा है बच्चा, सही लिखे हैं हम कि गलत लिखे हैं, इंटू 2H2। 100% देखो बच्चे एग्री कर रहे हैं। ये चीज ध्यान रखना, अगर तुमको याद न रहे तो हम थोड़ा बता देते हैं। ओ जो है ये दोनों पी को आधा आधा बांटता है। ये ओ जो है दोनों पी को आधा आधा बांटता है, इसलिए यहां आधा हो जाता है और यहां तब दुगुना हो जाएगा। ओ जो है ये दोनों पी को आधा आधा बांटता है, तो यहां आधा हो जाएगा और यहां दुगुना हो जाएगा। हम लोग एकदम ध्यान में रखे हुए, प्लास्टर ऑफ पेरिस ओ जो है दोनों पी को आधा आधा बांटता है, इसलिए आधा हो जाएगा, इसलिए आधा हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो ये आप सारी दर्पण है। अगले में चलते हैं, कहते हैं यदि एक वस्तु का द्रव्यमान 4 गुना होता है तो इसका वेग आधा हो जाता है, तो वस्तु का संवेग देख लो। P बराबर फॉर्मूला होता है m इंटू भी, P बराबर फॉर्मूला होता है m इंटू भी। अगर फॉर्मूले की बात करोगे, इस टाइप का जो सवाल तुमको देगा, एक तो काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv² से दे सकता है, या इसी का फॉर्मूला होता है p²/2m, जहां p संवेग है। अब पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है mgh, पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है mgh, और P बराबर फॉर्मूला होता है दोस्त मेरे m इंटू भी। P बराबर फॉर्मूला होता है m इंटू भी, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², p²/2m, पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है mgh, अब P बराबर होता है m इंटू भी। या क्वेश्चन पूछेगा तुमको F बराबर G m1 m2 बटा r², चूंकि ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। अब एक वस्तु का द्रव्यमान 4 गुना, जो क्वेश्चन है तुम्हारा वो संवेग से रिलेटेड है। P बराबर होता है m इंटू भी। अब P नया बराबर m, कहता है एक वस्तु का द्रव्यमान 4 गुना, द्रव्यमान को 4 गुना कर दो 4m, तथा इसका वेग को आधा यानी v/2 कर देते हैं, तो वस्तु का संवेग कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 कट जाएगा, दुगुना हो जाएगा। ये क्वेश्चन तुमको पूछा है। बाकी इतने से क्वेश्चन पूछेगा, इतने फॉर्मूले हैं जिससे क्वेश्चन पूछेगा। जल्दी लिख, जल्दी लिख। काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv² या p²/2m, पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh, p बराबर m इंटू भी, f बराबर gm, इसको कहेगा दुगुना, इसको कहेगा आधा। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये जो क्वेश्चन इस पर पूछा है, ये और ये पर पूछ सकता है आंसर। अच्छा, इट में भी चला, इट में भी कि हम वहां पर एक के जगह 2 लिखा गया होगा, इट में भी, लेकिन ऐसा नहीं है कि फॉर्मूले हमारा नहीं आता है। दोस्त मेरे जल्दी से बता दो क्या हो जाएगा आंसर। अगर हम इसको दुगुना कर देंगे, इसको दुगुना करेंगे, ये भी दुगुना हो जाएगा, इसको दुगुना करेंगे 4 गुना हो जाएगा। अब चला वही दिन रह गया रे कि फॉर्मूला गलती हो सकता है, एक के जगह 2 लिखा गया हो, लेकिन फॉर्मूला चला अब हमारे याद नहीं है। साइंस के 11 साल हो गया रे, 11 साल हो गया इस प्रोफेशन में, अब की ही हम तोरा बोले। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं दोस्त। अब बताओ, ई अगर दुगुना करेंगे ये भी दुगुना होगा, ई दुगुना करेंगे ये 4 गुना हो जाएगा, ई दुगुना करेंगे ये 2 गुना हो जाएगा, ये भी दुगुना करेंगे ये भी दुगुना हो जाएगा। अब देख लो यहां कह रहा है ये 4 गुना कर देंगे, ये आधा कर देंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा। एक और सवाल तुमको इस पर पूछा है, इस सब पर पूछ सकता है, इज द राइट मामला। अगले में चलते हैं दोस्त मेरे, क्या कहता है। अब देखो ये भी हम थोड़ा बताए हुए हैं, विद्युत उपकरण में अति भारण के कारण लघु पतन से सुरक्षित करने के लिए महत्वपूर्ण सुरक्षा युक्ति क्या है, फ्यूज है, एमसीबी है, फ्यूज है, एमसीबी है। अगर फ्यूज के बारे में क्वेश्चन पूछता है, अगर फ्यूज के बारे में क्वेश्चन पूछता है, या देखो अन्य के बारे में ही क्वेश्चन पूछेगा तो क्या पूछ सकता है, हम तुमको पूरा डिटेल कर देते हैं, बढ़िया समझ लो। एक तो तुमको फ्यूज के बारे में पूछ सकता है, फ्यूज के बारे में ये मेन वायर में लगता है, मेन में लगता है, ये ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट से बचाता है, ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किट से बचाता है, ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट से बचाता है, ये ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट से बचाता है।
दूसरा, इसका प्रतिरोध उच्च, इसका प्रतिरोध उच्च, इसका प्रतिरोध उच्च और गलनांक निम्न होता है। इसका प्रतिरोध उच्च और गलनांक जो होता है निम्न होता है। इसका प्रतिरोध उच्च और गलनांक जो होता है दोस्त मेरे ये निम्न होता है। इसका प्रतिरोध उच्च और गलनांक निम्न होता है। ये श्रेणी क्रम में लगाते हैं। इसकी क्षमता को एम्पियर में व्यक्त करते हैं। इसकी क्षमता या रेटिंग को एम्पियर में व्यक्त किया जाता है। इसकी क्षमता या रेटिंग को एम्पियर में व्यक्त किया जाता है। देख लो बढ़िया से, कहते हैं फ्यूज मेन में लगाते हैं, ओवरलोडिंग शॉर्ट सर्किट से बचाता है, प्रतिरोध उच्च और गलनांक निम्न होता है इसका। और ये दोस्त मेरे सीसा और टीन का मिश्रण होता है। ये जो मिश्रण होता है सीसा और टीन का मिश्रण होता है। सोल्डर भी सीसा और टीन का मिश्रण होता है। शोल्डर भी सीसा और टीन का मिश्रण होता है। शोल्डर को ही हम लोग टांका भी कहते हैं, टांका भी कहते हैं। इसी को हम लोग रांगा भी कहते हैं, इसी को हम लोग रांगा भी कहते हैं। ये लिख लो, और बाद टंगस्टन और नाइक्रोम ये दो को पूछ सकता है, वो दोनों भी बता देते हैं। ये कर सिटिंग में की आएगा, चला कोई माई बाप नहीं है, इसलिए रिलेटेड सारे प्रश्न तुमको देखने होंगे। मेरा 65 सही मारा हुआ, 35 तुक्का मारा हुआ है। जय महाकाल, जय महाकाल, चला देखा जाएगा। एगो बच्चा कहता है, देखो एगो लड़का कहता है अरे दोस्त लिखने में मिस्टेक हो गया होगा। एगो लड़का इस पर जब बयान भी दे रहा है, गलती हर व्यक्ति से हो सकती है। इसका मतलब यह तो नहीं है कि आप किसी विषय विशेषज्ञ शिक्षक को गलत साबित करने पर तुल जाओ। तुम जैसे लोग के लिए ही ये मुहावरे हैं, अधजल गगरी छल कट जाए। ना ऐसा नहीं है दोस्त, हमसे मिस हो गया होगा लिखने में, बाप रे बाप। अच्छा हम सॉरी बोलते हैं, कोई बात नहीं। आ जाइए इधर, ई लिख लिया, चला जी ई लिख लिया तो जल्दी से लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ई लिख लिए, आप बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। देखिए न, चला जी ई लिख लिए, बाद में हमारी तारीफ कर लीजिएगा। अब चलते हैं दोस्त मेरे किस पर, टंगस्टन और नाइक्रोम पर। टंगस्टन और नाइक्रोम पर ये दोनों से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं अगर फ्यूज पूछा है तो। टंगस्टन बल्ब में और ट्यूबलाइट में, बल्ब में और ट्यूबलाइट में, बल्ब में और ट्यूबलाइट में प्रयोग किया जाता है। जबकि नाइक्रोम की अगर बात करोगे तो हीटर और आयरन में प्रयोग किया जाता है। हीटर और आयरन में प्रयोग किया जाता है। टंगस्टन बल्ब और ट्यूबलाइट में प्रयोग किया जाता है, हीटर और आयरन में। इसको कहते हैं हम लोग बल्ब में, तो इसको लाइटिंग एलिमेंट के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग लाइटिंग एलिमेंट के नाम से जानते हैं। इसको आइएगा तो ये हीट जनरेट करता है हीटर, इसलिए इसको हीटिंग एलिमेंट के नाम से जानते हैं। एक चीज एकदम ध्यान रखिएगा, दोनों का प्रतिरोध और गलनांक उच्च होता है। ये दोनों का प्रतिरोध एंड गलनांक उच्च होता है। दोनों का प्रतिरोध और गलनांक उच्च होता है। दोनों का प्रतिरोध और गलनांक क्या होता है दोस्त मेरे, उच्च होता है। दोनों का प्रतिरोध और गलनांक क्या होता है, उच्च होता है। लेकिन फ्यूज के तार का प्रतिरोध उच्च होता है और गलनांक निम्न होता है। जल्दी लिख, टंगस्टन बल्ब और ट्यूबलाइट लाइटिंग एलिमेंट है। ये नाइक्रोम हीटर और आयरन में हीटिंग एलिमेंट है। एगो चीज ध्यान रखना, बल्ब में जो है, बल्ब में नाइट्रोजन या आर्गन गैस भरी जाती है। बल्ब में नाइट्रोजन या आर्गन गैस भरी जाती है। बल्ब में नाइट्रोजन या आर्गन गैस भरी जाती है। दोनों का प्रतिरोध और गलनांक उच्च होता है, जबकि फ्यूज के तार का प्रतिरोध उच्च और गलनांक निम्न होता है। बता दो, चला टंगस्टन और नाइक्रोम, इसका प्रतिरोध और गलनांक उच्च होता है। इसका प्रतिरोध और गलनांक क्या होता है दोस्त मेरे, उच्च होता है। इसका प्रतिरोध और गलनांक उच्च होता है। ये बल्ब और ट्यूबलाइट में, बल्ब में चला याद रखना नाइट्रोजन और आर्गन गैस भरी जाती है। चूंकि तुमको क्वेश्चन देखो ये पूछा है कि विद्युत उपकरण में अति भारण लघु पतन से सुरक्षित रखने के लिए महत्वपूर्ण सुरक्षा युक्त या तो फ्यूज है। अब हम लोग एमसीबी का यूज करते हैं, फ्यूज लगाते हैं, तो ये ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किटिंग से बचाता है। अब दोस्त मेरे जब ई पूछ दिया है तो फ्यूज के खानदान में इतना क्वेश्चन है, या तो ई पूछेगा कि मेन में लगता है ओवरलोडिंग शॉर्ट सर्किट से बचाता है, प्रतिरोध उच्च गलनांक निम्न होता है, श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, इसकी क्षमता एम्पियर में, ये सीसा और टीन का मिश्रण होता है। सोल्डर टांका रांगा भी,
सोल्डर, टांका, रांगा भी सीसा और टीन का मिश्रण होता है। और अगर कह दे कि बल्ब में नाइट्रोजन या आर्गन गैस भरी जाती है, या पूछेगा टंगस्टन और नाइक्रोम, टंगस्टन ये दोनों का प्रतिरोध और गलनांक उच्च होता है। ये बल्ब और ट्यूबलाइट में, ये पूछता है हीटर और आयरन में। ये हीटर और आयरन में हो गया। अरे हो गया, ये इतने क्वेश्चन पूछ सकता है। इससे रिलेटेड हम 10 से 12 क्वेश्चन तो बता दिए हैं। अगला में चलते हैं दोस्त मेरे। अगला द नेक्स्ट वन इज, कौन सा खनिज मोनोजाइट रेट में मिलता है? दोस्त मेरे बताए थे हम, पिंच ब्लेड, पिंच ब्लेड ये दुए को बताए थे, दुए को पूछता है। पिंच ब्लेड थोरियम के लिए, पिंच ब्लेड यूरेनियम, पिंच ब्लेड की अगर हम बात करें तो यूरेनियम का अयस्क है, पिंच ब्लेड यूरेनियम का है। थोरियम का, मोनोजाइट थोरियम का है। मोनोजाइट अगर कहेगा, मोनोजाइट, मोनोजाइट अगर कहेगा दोस्त मेरे तो ये थोरियम का है, मोनोजाइट थोरियम का है। और अगर बॉक्साइट कहेगा, बॉक्साइट कहेगा, बॉक्साइट कहेगा, बॉक्साइट कहेगा, बॉक्साइट कहेगा दोस्त मेरे तो ये अल्युमिनियम का अयस्क है। बॉक्साइट अल्युमिनियम का अयस्क है। यही 3 को पूछता है, इसको बढ़िया से लिख लीजिए। ये तो खेला हो गया सर, इसमें पढ़ने वालों के लिए अच्छा हो गया, पढ़ने वालों के लिए चला चांदी ही चांदी है। अब मजा आएगा, चला बहुत झोल हो रहा था, अब चांदी ही चांदी है पढ़ने वालों के लिए। बताओ क्या होगा, व्हाट इज द आंसर? एक लड़का कहता है, देखो कितना बढ़िया बढ़िया कमेंट्स करता है, कहता है सर आप मेरे महान शिक्षक हैं, चाहे बिहार पुलिस में परीक्षा में प्रश्न आए ना आए, कोई समस्या नहीं है, जो होगा सबके साथ होगा। वाह, देखो ये मोहब्बत होना चाहिए, ई नहीं, अरे बाप रे बाप, देखो ई, इसको प्यार कहते हैं। अगर किसी के पास क्वेश्चन पेपर है तो आप लिख के हमको पीडीएफ सेंड कर सकते हैं। एगो लिंक लगा दो, उसमें पीडीएफ अपलोड का ऑप्शन दे दो और लगा दो एक लिंक। जिसके पास भी जो भी क्वेश्चन होगा लिख के आप हमको भेजिए। पिंच ब्लेड यूरेनियम का अयस्क है, वैसे हम तो कलेक्ट कर ही रहे हैं, चला लेकिन और ज्यादा कलेक्ट कर लेते हैं, एक लिंक ही लगा देते हैं। मोनोजाइट थोरियम का अयस्क है। बॉक्साइट अल्युमिनियम का अयस्क है। बॉक्साइट किसका, हम रुको आते हैं तो बताएंगे, तब लगाना। चलिए बताओ, बॉक्साइट यही 3 को पूछेगा। पिंच ब्लेड तोरा पूछ दिया है, मोनोजाइट थोरियम का अयस्क है, पिंच ब्लेड यूरेनियम का है, अब बॉक्साइट अल्युमिनियम का अयस्क है। बॉक्साइट की अगर बात करें, अल्युमिनियम का अयस्क है। आई देखो ये पूछा है, हम खूब चीख चीख के बताए थे बाबू मेरे कि ध्वनि का वेग जो है, ध्वनि का वेग, ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा होता है ठोस में, उससे कम होता है द्रव में, उससे कम होता है गैस में, उससे कम होता है गैस में, उसके बाद स्टील में तो ध्वनि का वेग महत्तम होवे करता है। ध्वनि का वेग की बात करोगे, ध्वनि का वेग की बात करोगे, ध्वनि का वेग निर्वात में कितना होता है? ध्वनि का वेग जो है निर्वात में कितना होता है? ध्वनि का वेग निर्वात में होता है, ध्वनि का वेग निर्वात में होता है 0। ध्वनि का वेग निर्वात में होता है 0। ध्वनि का वेग ठोस में ज्यादा, द्रव में उससे कम, गैस में सबसे कम। ध्वनि का वेग निर्वात में कितना होता है दोस्त मेरे? ध्वनि का वेग निर्वात में कितना होता है? 0। ध्वनि का वेग निर्वात में कितना होता है दोस्त मेरे? 0। ध्वनि का वेग हवा में कितना होता है? अगर ये पूछा है, स्टील में तो सबसे ज्यादा होवे करता है। ध्वनि का वेग की अगर बात करोगे तो ध्वनि का वेग हवा में अगर कह देगा तो 332 मीटर पर सेकेंड। अब प्रकाश का वेग अगर बात करोगे, प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग अगर पूछेगा दोस्त मेरे तो सबको पता है 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये जो होता है ये अनुप्रस्थ है, ये अनुप्रस्थ है, ये अनुप्रस्थ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये अनुप्रस्थ है। अभी नहीं पूछा है तो पूछेगा, अनुप्रस्थ है। और अनुप्रस्थ है मतलब लंबवत है, यानी 90 डिग्री पर है। ये अनुदैर्ध्य है, ये अनुदैर्ध्य है, ये अनुदैर्ध्य है। अनुदैर्ध्य है मतलब कितना डिग्री पर है? 0 डिग्री पर है, मतलब समानांतर है। देख लो चला। वो जो फालतू का पीडीएफ, एक मिनट, हेलो 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 हेलो, प्रिंस कहाँ है रे? हाँ, आएगा कि नहीं? आ गया।
हेलो हेलो हेलो। हेलो 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 हेलो। चला, थोड़ा सा नेट का प्रॉब्लम है, पता नहीं काहे है, लेकिन नेट की समस्या है आज पटना में। ध्वनि का वेग ठोस में ज्यादा, द्रव में उससे कम, गैस में सबसे कम। ध्वनि का वेग निर्वात में 0 होता है। ध्वनि का वेग, अगर नेट का कभी प्रॉब्लम हो जाए ना, 2-4-5 सेकंड वेट कर लो, 10 सेकंड, फिर नेट आ जाएगा। ध्वनि का वेग निर्वात में 0 होता है। ध्वनि का वेग हवा में 332 मीटर पर सेकंड, यह अनुदैर्ध्य है। और प्रकाश का वेग की अगर हम बात करें, 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड, यह अनुप्रस्थ है और 90 डिग्री पर है। अनुप्रस्थ है और कितना डिग्री पर है? 90 डिग्री पर है। एकदम एक तरह से क्वेश्चन रहेगा। अगर तुमको ये क्वेश्चन पूछा है सबसे किस माध्यम में ध्वनि का वेग तेज होता है स्टील में, तो ये इतना से क्वेश्चन पूछेगा। ध्वनि हमेशा अनुदैर्ध्य तरंग है, 0 डिग्री पर 332 मीटर पर सेकंड। निर्वात में ध्वनि का वेग 0 होता है। ठोस में सबसे ज्यादा, द्रव में उससे कम और गैस में सबसे कम होता है। कभी कभी चला अगर नेट भाग जाए ना, एकदम टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। जल के अणु के बंध की प्रकृति स्वसंयोजी होती है, सबको पता है, देख लो। स्वसंयोजी होता है जो आदान प्रदान करता है, जो आदान प्रदान करता है। एक एग्जाम्पल देखो क्या क्या है। एक एग्जाम्पल है वो H2O, CH4, मीथेन, C2H2, C2H6, C2H6, इतने पूछेगा। और एक पूछेगा आयनिक बंधन का एग्जाम्पल कौन कौन है। आयनिक बंधन का 21 को पूछेगा दोस्त मेरे, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज NaCl। यहां पर एक और अगर पूछेगा तो CO2 पूछेगा, और पूछेगा तो O2 पूछेगा, और पूछेगा तो O3 पूछ देगा। और आयनिक बंधन का, स्वसंयोजी बंधन का एग्जाम्पल है, एक तो जल है, ये है जल है, CH4 है, C2H2, C2H6, CO2, O2 और O3। आयनिक बंधन का एकमात्र एग्जाम्पल जो पूछा जाता है वो है NaCl। मेरे पास पूरा वो जो फालतू का PDF घूम रहा है, वो वाला ने सेंड करना। वो लिंक देंगे हम, उस पर अपलोड कर देना, फोटो खींच के, लिख के फोटो खींच। H2O, CH4, C2H2, C2H6, CO2, O2, वैसे हमारे पास आ रहा है। चला, हम अपने सोर्सेस से ले रहे हैं क्वेश्चन, जल्दी बताओ। एक लड़का लिखता है कि सर मैं जब आपकी क्लास देखता हूं तो मेरे दादाजी आपका साउंड सुनकर खूब हंसते हैं और बोलते हैं कि बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। वाह क्या बात है। कहते हैं H2O, CH4, C2H2, C2H6, CO2, O2 और O3। आयनिक बंधन में 21 को ले लो, NaCl जो तुमको पूछेगा। आयनिक बंधन में 21 को पूछेगा, दैट इज NaCl। अगला
कहते हैं अल्फा कण है, एकदम चला, ये क्वेश्चन खूब पूछा है। अल्फा, बीटा, गामा जो तुमको पूछ दिया है, इसको बढ़िया से देख लो। अल्फा कण का जो द्रव्यमान होता है, अल्फा कण का जो द्रव्यमान होता है वो हाइड्रोजन के द्रव्यमान का 4 गुना, हाइड्रोजन के द्रव्यमान, ये थोड़ा क्वेश्चन पूछा है, हम थोड़ा पूरा बताते हैं। हाइड्रोजन के द्रव्यमान का 4 गुना या हीलियम के द्रव्यमान के बराबर। बीटा कण का द्रव्यमान हाइड्रोजन के द्रव्यमान का 1837वां भाग और गामा का लगभग 0 होता है। और इसी पर अगर आवेश की बात करोगे तो आवेश की अगर बात करोगे तो इस पर धन आवेश होता है, इस पर ऋण आवेश होता है और इस पर कोई आवेश नहीं होता है। देख लो जल्दी से अल्फा किरण। और अगर कहेगा रेडियो सक्रिय पदार्थ, रेडियो सक्रियता के बारे में क्वेश्चन पूछेगा, अगर ये पूछ दिया है तो देख लो बढ़िया से। कहते हैं द्रव्यमान हाइड्रोजन के द्रव्यमान का 4 गुना हीलियम के बराबर और इसका द्रव्यमान हाइड्रोजन के द्रव्यमान का 1837वां भाग। आवेश की बात करेंगे तो इस पर धन आवेश, इस पर ऋण आवेश और गामा पर कोई आवेश नहीं होता है। इस पर धन आवेश, इस पर ऋण आवेश और गामा पर कोई आवेश नहीं हो